हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 हिंदी दिगंत भाग 2 बातचीत पाठ 1 है यहाँ पे गद्य खंड से, जिनके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये हमारे चैनल पे टॉपर सीरीज चल रहा है बिहार बोर्ड का। तो इसमें आप लोग गद्य खंड का सभी परीक्षा उपयोगी प्लस संपूर्ण पाठ का हल देखने वाला है एनसीईआरटी बुक से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि पहले हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो पाठ 1 है बातचीत, और जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए ये पॉइंट वाइज पॉइंट लिखाया गया है। ठीक है, तो बारी बारी से जानते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। आगे का हमारा पॉइंट है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। आगे का है यहाँ पे, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम है? और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पार्वती देवी एवं पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसके अतिरिक्त और हम लोग जानते हैं, पिता जो थे एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट के शिक्षा के विषय में बतावे। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। आगे का क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की वृत्ति यानी पेशा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, 1855 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त। किंतु आगे की बात करें, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। आगे का हमारा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के विशेष परिस्थिति के विषय में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। आगे का प्रश्न है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट के रचनात्मक सक्रियता के विषय में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। आगे की बात करें हम लोग, तो इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1888 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। आगे का यहाँ पे आगे 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। आगे का प्रश्न है हमारे पास, बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उपन्यास की बात करें तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा। आगे है यहाँ पे, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ठीक है,
नाटक की बात करें तो पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेनिसंहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल। आगे है यहाँ पे बृहन बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। प्रहसन की बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। आगे यहाँ पे निबंध की बात करें बालकृष्ण भट्ट की तो 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। नोट है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किन्हें? तो बालकृष्ण भट्ट को। आगे है यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यह किसका कथन था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बेन जॉनसन। और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यह किसका मत है, यानी कि यह किसका विचार है? उत्तर हो जाएगा एडिशन का। ऐसे भी करके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बातचीत करने का उत्तम प्रकार कवि ने क्या बताया है? तो उत्तर हो जाएगा बातचीत करने का सबसे उत्तम प्रकार है कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग बातचीत का पूरा पाठ नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पूरा पाठ पढ़ के आइए, तभी आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर एग्ज़ाम में आप लोग 100 में 90 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, अंक लाना चाहते हैं, तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, तब क्वेश्चन आंसर आप बनाइए। पाठ के साथ प्रश्न संख्या 1 है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 अंक का एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। आगे की बात करें हम लोग, एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 बात कोसों दूर गई। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग जरूर पढ़िए। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं
तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 2 अंक का आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की एक यानी कि प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता, वरन कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं हम लोग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी भक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। आगे की बात करें तो वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। आगे की बात करें हम लोग, यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीभा यानी कि एक तरह से जीभ को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। प्रश्न संख्या 5 आता है, व्याख्या करें। और ये एग्जाम में 5 अंक का पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी आपको कविता से या कहानी से आपको दे दिया जाएगा और अंक 5 अंक का रहेगा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं होता। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के
महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। आगे की बात करें हम लोग तो इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। ठीक है, पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल, प्रपंच, झूठ, फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देता है कि इससे बचने के लिए अपनी जीवा यानी कि एक तरह से मन भी कह सकते हैं, मन पर नियंत्रण रखना होगा। अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। माना कि हमारी जीवा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधाधिक अजय शत्रु को बिना प्रयास अपने वश में कर लेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से वैर, झगड़ा, शत्रुता होगी और हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस ले सकेंगे। प्रश्न संख्या, अब इसका ख आ चुका है। ठीक है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। आगे की बात करें, परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के मूक रहने के कारण उसको चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। वेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है। वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ कुछ मवाद यानी कि गंदगी या धुआं जमा रहता है, यह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत भी परतें जमी रहती है, जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है और यह बातचीत के दौरान हमारी जीवा यानी कि एक तरह से विचार, मन, ठीक है, से प्रकट हो जाता है। अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस निबंध बातचीत के माध्यम से
विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है, बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनसे आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकारों का एडिसन एवं वेन जॉनसन मत दिया गया है, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलना नहीं बोलता उसके गुण दोष नहीं प्रकट होते। वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय यानी कि मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वथा यानी कि सभी जगह नवीन संसार की रचना कर सकता है। उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुटीली बात कह दें तो लोग हंसने लगते हैं, ठीक है, जिससे प्रच्छन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम तो है ही उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व को विकसित करने का एक माध्यम भी है। व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। ये देखिए, अभ्यास प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं। भाषा की बात, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, राम रमव्वल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राम रमव्वल यानी कि 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमव्वल कहलाती है। राम, श्याम, मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रमव्वल कर रहे थे। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छाटें और बताएं कि वे सर्वनाम के किन भेदों के अंतर्गत हैं। क है, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। तो उत्तर हो जाएगा कोई। ये क्या है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या यहाँ पे ख है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ग है यहाँ पे, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। तो उत्तर हो जाएगा इसकी। ये क्या है, तो निश्चयवाचक। घ आता है यहाँ पे, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। तो वह हो जाएगा निश्चयवाचक। अड़ा आता है यहाँ पे, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, एक तरह से बात। तो हम हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्द यानी कि संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत है। धुआं, आदमी, त्रिकोण, कान, शेक्सपियर, देश, मीटिंग, पत्र, संसार, मुर्गा, मंदिर। तो देखिए उत्तर हो जाएगा इसका धुआं का हो जाएगा भाववाचक, आदमी का जातिवाचक, त्रिकोण का हो जाएगा जातिवाचक, कान भी हो जाएगा जातिवाचक, शेक्सपियर व्यक्तिवाचक, देश जातिवाचक, मीटिंग समूहवाचक, पत्र भाववाचक, संसार पत्र हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। ये संसार नहीं होगा, गलती से लिखा गया है, ठीक है। संसार हो जाएगा जातिवाचक और मुर्गा हो जाएगा जातिवाचक, मंदिर भी हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। आइए अब प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। कौन कौन सा आपको दिया हुआ है, शक्ति, उद्देश्य, बात, लत, नग, अनुभव, प्रकाश, रंग। उसके आगे है विवाह फिर दात। तो सभी का उत्तर हम लोग देखेंगे। शक्ति है जो कि स्त्रीलिंग है, इसका वाक्य हो जाएगा ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। आगे है यहाँ पे उद्देश्य जो कि पुल्लिंग है, आपका उद्देश्य महान होना चाहिए। आगे है यहाँ पे बात जो कि स्त्रीलिंग है, हमें संजीदगी से बात करनी चाहिए। बाकी प्रयोग भी हो गया। लत है जो कि पुल्लिंग है, उसे शराब की लत पड़ गई, ठीक है।
नग जो है पुल्लिंग है, इसका वाक्य हो जाएगा राम की अंगूठी में नग चमकता, नग चमकता है। ओके। अनुभव हो जाएगा स्त्रीलिंग, ईश्वर का अनुभव करो। प्रश्न संख्या अगला यहाँ पे प्रकाश, ये हो जाएगा पुल्लिंग, सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण था। ठीक है, प्रकाश आया वाक्य में, रंग हो जाएगा पुल्लिंग, तो उसका रंग काला है। विवाह हो जाएगा पुल्लिंग, इसका वाक्य हो जाएगा राम सीता का विवाह हुआ। ठीक है, दांत है यहाँ पे जो कि पुल्लिंग है, उसका दांत टूट गया। प्रश्न संख्या इसका 5 है, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुने। क है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। उत्तर हो जाएगा हम दो, ये है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। ख है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। तो उत्तर हो जाएगा इसकी, ये क्या हो जाएगा, तो सार्वजनिक विशेषण। ग है यहाँ पे, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुस्त, बोधा, दबी, ये सभी क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण। तो ये अब हो गया, भाषा की बात समाप्त हो गया। अब हम लोग कुछ शब्द निधि भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में शुद्ध शब्द लिखने को आता है। ठीक है, तो आइए इसे भी हम लोग शब्द निधि को भी देख लेते हैं, जो कि हम लोग को समझ में नहीं आया था। पहला है वक्तृता, इसका मतलब होता है बोलने की कला, यानी कि भाषण देने की कला। दूसरा है पुलपिट, का मतलब होता है पायदान। तीसरा है पुण्याह वाचन, इसका मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। ठीक है। 4 है यहाँ पे नांदी पाठ, इसका मतलब होता है नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ, मंगल पाठ। 5 है यहाँ पे खाम ख्वाह, इसका मतलब होता है बेमतलब या फिर बरबस। 6 है यहाँ पे संलाप, इसका मतलब होता है हार्दिक बातचीत। 7 है यहाँ पे संजीदगी, इसका मतलब होता है गंभीरता। 8 है यहाँ पे बेकदर, इसका मतलब होता है सम्मानहीन। 9 है यहाँ पे आभ्यंतरिक, इसका मतलब होता है हार्दिक या फिर आंतरिक। 10 है निरस्त, इसका मतलब हो जाएगा बंद कर देना या फिर स्थगित कर देना। ठीक है, जैसे आप लोग इंग्लिश में मीनिंग याद करते हैं, वैसे आप लोग हिंदी में भी शब्द निधि याद कीजिए। 11 है फॉर्मेलिटी, इसका मतलब होता है औपचारिकता। 12 है लियाकत, इसका मतलब हो जाएगा योग्यता। 13 है हम चुनी डिग्री नेस्त, इसका मतलब हो जाएगा हम तीन सब कुछ हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, रावण बोलता था रामायण में एको हम द्वितीयो नास्ति। ठीक है। 14 है यहाँ पे बिचवई, यानी कि मध्यस्थता। 15 है चंडू खाने, तो चंडू खाने का मतलब होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है दिलजोई, का मतलब होता है मन बहलाव। 17 है सार गर्भित, का मतलब होता है जिसमें कुछ सार या तत्व हो। यहाँ पे 18 हो जाएगा प्रपंचात्मक, इसका मतलब हो जाएगा उलझा हुआ या फिर पहेली नुमा। 19 है दुर्घट, दुर्घट का मतलब होता है ऐसा कुछ या जिसके घटित होने की आशा न हो। 20 आता है यहाँ पे चमनिस्तान, यानी कि हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है। 21 है कतरनी, यानी कि कैंची। 22 है सोपान, सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। 23 है बकते हुए, यानी कि बरतते हुए। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे ही सभी का वीडियो आने वाला है, जितने भी चैप्टर हैं काव्य खंड के, गद्य खंड के, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर जहां आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में 100 में से 95 प्लस अंक लाना है, तो आपको ऐसे ही एक टॉपर की तरह पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आपको अंक आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।